काम की भागदौड़, बच्चों की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं और बीच में खुद को ढूंढती एक औरत। नीला की जिंदगी ने भी यही आकार लिया था। आज हम वो पन्ने खोल रहे हैं, वो यादें, वो दर्द, वो खामोशियां जो नीला ने सोचा था कि शायद कभी कोई सुनने वाला ना होगा, लेकिन अब उसकी आवाज होगी आपके सामने इस कहानी के जरिए। नीला की डायरी, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध प्रवासी भारतीय साहित्यकार डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी ने। नीला मात्र एक नाम नहीं, भारत के बाहर के जीवन का रंग है। यह डायरी रुक रुक कर 15 सालों में लिखी गई है। इससे नीला और उसके आसपास के जीवन का पता चलता है। मई 6, 2000। आज जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। दोनों छोटे बच्चों के साथ हम मिशिगन आ गए हैं। इनको यहाँ एक कंपनी में काम मिल गया है और मैं अपनी नौकरी छोड़कर सबके उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आई हूँ। 8 साल के सुहास और 4 साल के नीलेश के साथ नौकरी के कारण बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था। 9 से 5 की नौकरी और फिर आना जाना, सब मिलाकर खूब थक जाती थी। फिर घर पर आते ही घर के काम, कुछ देर भी बच्चों के साथ बैठना नहीं हो पाता था। बुरा भी लगता था कि सारा दिन मम्मी जी बच्चों को संभाल कर थक जाती थीं। फिर घर पर आते ही घर के काम, कुछ देर भी बच्चों के साथ बैठना नहीं हो पाता था। बुरा भी लगता था कि सारा दिन मम्मी जी बच्चों को संभाल कर थक जाती थीं। पर क्या करो, अब यहाँ मैं पूरा दिन बच्चों को दे पाऊंगी, पार्कों में घुमाऊंगी, स्विमिंग ले जाऊंगी और सुहास को तो म्यूजिक क्लास भी शुरू करवा दूंगी। यहाँ बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं देखकर तो मन झूम उठा है। साफ सुथरे शहर, साफ सुथरे लोग। वहाँ कभी बच्चों को पार्क में ले भी जाओ तो झूले पर बिठाने के लिए ही बच्चे को 10 मिनट इंतजार करना पड़ता था। अब बच्चों की खूब मस्ती रहेगी और हमारी भी तो। नया जीवन, नई मस्तियां। जून 15, 2000। बस एक ही बात बहुत बुरी है यहाँ। सारे काम, यानी सारे काम, टॉयलेट सफाई तक खुद ही करने पड़ते हैं। अपनी काम वाली बाई और प्रेस वाले भैया बहुत याद आ रहे हैं। सितंबर 17, 2000। आज सुहास और नीलेश पहले दिन नए स्कूल गए। खूब अच्छे टीचर हैं उनके। यहाँ इतने अच्छे सरकारी स्कूल हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाने की बात बहुत कम और बहुत ज़्यादा ही पैसे वाले लोग सोचते हैं, वरना सब फ्री के सरकारी स्कूल हाई स्कूल हैं। भारत में लोग बेकार ही डरा रहे थे कि यहाँ रेसिज्म है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। सब लोग बहुत अच्छे से खुद आगे बढ़कर ही बात करते हैं। वहाँ कौन ऐसा करता था? क्या वहाँ लोग ऊंच नीच की बातें नहीं करते थे? अमीर गरीब का अंतर कितना अधिक है वहाँ पर। कोई घायल हो जाए तो लोग उसे उठाकर अस्पताल तक ना लेकर जाएं वहाँ। यहाँ कम से कम मदद करने को लोग खड़े तो हो जाते हैं। आजकल लोग कहीं नहीं दिखाई देते। सुबह कारें चली जाती है, शाम को आकर खड़ी हो जाती हैं। सड़कें, पार्क सब अकेले हो गए हैं। आपसी प्रेम भी कई बार ठंड में जमा लगता है। घर की याद खूब आ रही है। धूप में बैठकर मूंगफली और तिल के लड्डू खाना, रजाई में घुसकर देर रात तक गपियाना। और आजकल तो शादियों का मौसम शुरू हो गया है। 2 शादियां हैं इस साल। मैं मिस कर दूंगी। ये बहुत बिजी हैं, सो जाना हो नहीं पाएगा। अमेरिका को चिंता है कि सन 2000 बदलते ही कहीं सारे सॉफ्टवेयर क्रैश ना कर जाएं। बहुत फिक्र है सबको। इसी से सारे आईटी वालों की पूछ परख चल रही है। हम भी तो इसीलिए यहाँ आए हैं। दिसंबर 24, 2000। कल रात पहला स्नो स्टॉर्म, तूफान आया। बर्फ से सब कुछ ढक गया है, पर बर्फ होने पर आज बच्चे निकल आए हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। वाइट क्रिसमस की खुशी भी है। यहाँ के लोग सच में खुश होना, मस्ती करना जानते हैं।
अपने यहाँ तो सर्दी ना लग जाए, जुकाम ना हो जाए का डर दिखाकर हमें घर में ही बिठा देते थे। यहाँ बर्फ के कारण ना काम बंद होता है और ना मस्ती करना। सुहास और नीलेश ने भी स्नोमैन बनाया और खूब खुश हुए। साथ वाले घर की महिला जबरदस्ती बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट और हम दोनों के लिए कॉफी बना लाई। मुझे लगता है कि हम लोग ही पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स में जीते हैं जो इन लोगों से घुल मिल नहीं पाते। मार्च 10, 2001। आज पहली बार यहाँ मंदिर में होली खेली। जब से यहाँ आए थे तरस ही गए थे। अपार्टमेंट में कारपेट होने के कारण बच्चों को बाथरूम में ले जाकर गुलाल के टीके लगा देते थे। ऐसे भी कोई होली होती है? कितने सारे भारतीय आए। हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दीपावली सब मनाते हैं पूरे मन और लगन से। हिंदी, तबले और नृत्य की क्लासें होती हैं मंदिर में। आजकल सुहास तबला सीख रहा है और नीलेश ने पियानो सीखना शुरू किया है। दोनों बच्चे हिंदी के साथ वेद मंत्र आदि भी सीख रहे हैं। बहुत खुशी होती है। चलो अपनी भाषा और संस्कृति को भूलेंगे तो नहीं। दिसंबर 21, 2001। सितंबर 9 को वह भयानक कांड हुआ और अमेरिका हिल गया। एक अविश्वास, असुरक्षा, डर बैठ गई है सब में। नौकरियों की भी बहुत मुश्किल आ गई है। पूरा जॉब मार्केट फ्रीज हो गया है। कितनी ही कंपनियों में से लोगों को निकाला जा रहा है। पिछले 4 महीने में हमारे जान पहचान के 3 लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। मिस्टर खुराना तो वापस भारत जाने का सोच रहे हैं। उनके बच्चे 6ठी और 8वीं में हैं। बहुत परेशान हैं कि भारत जाने पर स्कूल में एडमिशन कैसे होगा। पर क्या करें, लगभग 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहे हैं। नौकरी के बिना यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। 2500 खर्चे और छोटी नौकरियां करना कि गैस स्टेशन पर खड़े हो जाओ या दुकानों में कैश रजिस्टर पर खड़े रहने की उनकी इच्छा नहीं है। पर कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। जिन्होंने हिम्मत करके देश छोड़ा, हिम्मत छोड़ने का विकल्प उनके पास नहीं है। भारत में इस बात को कोई समझ सकता है क्या? हर जगह शक और डर का वातावरण है। सुना किसी शहर में किसी सरदार जी की लंबी दाढ़ी देखकर उन पर शक किया गया और पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। पहले अफ्रीकी लोगों के साथ का दुर्व्यवहार सुनते थे, अब तो वह बहुत कम हो गया है। पर इस घटना ने अब एक नए किस्म का डर पैदा कर दिया है। आगे बढ़ती सभ्यता और संस्कृति एक झटके से रुक गई है। कितने ही साल जैसे पीछे को लौट गए हम। इस दुनिया में शक, अविश्वास और अनिश्चितता का एक फैलाव अब बहुत दिनों तक चलेगा। एक घबराहट पूरे अमेरिका में है। नौकरी और जीवन पर एक तलवार लटक गई है। हम सब गहरी दुविधा से एक दूसरे को देखते हैं, मानो अभी तक हम बचे हुए हैं, कल क्या होगा उसका पता नहीं। अनेक कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। ग्राउंड जीरो की धूल हम सब के मुंह पर उड़ रही है। इस दुनिया को कभी कोई हिटलर, कभी कोई स्टालिन तो कभी कोई ओसामा पीछे की तरफ ही धकियाते रहते हैं। पर जिंदगी फिर चल पड़ती है, चाहे कुछ समय के लिए गिरते पड़ते ही। जून 7, 2002। आज एक बहुत बुरी खबर पता लगी। मन दुखी हो गया। वेडिंग एनिवर्सरी है आज हमारी, पर यह खबर सुनकर बहुत बुरा लगा। नीता की शादी टूट गई। 8 साल से मेहनत से बनाया गया एक घर और परिवार बिखर गया। 2 बच्चे हैं उनके, पर समीर को यहाँ की ही कोई लड़की भाग गई है। नीता से कहा कि हमारे बीच कंपैटिबिलिटी नहीं है, सो अलग होना ही अच्छा। तुम चाहो तो यहाँ रहो या इंडिया चली जाओ, मैं महीने का खर्च दे दिया करूंगा। इतने साल से कंपैटिबिलिटी थी। नीता शौक में है। क्या कहे और क्या करे। अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर समीर के साथ यहाँ आई थी। अभी तो उसका ग्रीन कार्ड भी नहीं हुआ, तो नौकरी भी कैसे करे। देखो क्या होता है। मेरे साथ यह हुआ तो मैं क्या करूंगी।
काम के सिलसिले में इतनी इतनी देर जब घर से बाहर रहना पड़ता है तो पति पत्नी दोनों में ही दूरी आ जाती है। ऐसे में संबंध कितनी देर टिकेंगे कौन जानता है। सितंबर 10, 2003। वहां नौकरी के छूटने का ऐसा हर समय का डर नहीं होता। यहां तो हर समय सिर पर तलवार लटकी रहती है। पर इस सच को कोई कैसे बताए। हमारा पिछला समय भी कितना मुश्किल निकला। इनकी भी नौकरी छूट गई थी। 2 महीने घर पर रहे। नौकरी ढूंढते बेहाल हो गए, तब जाकर मिली, पर कम वेतन पर। घर खर्च भी इतने हैं। भारत में भी किसी को क्या बताते। सच ना बताने की भी कितनी पीड़ा होती है। और उधर वो उड़ीसा से आई हुई चेतना के माता पिता हैं कि उसकी नौकरी चली गई है जानकर भी उससे हर महीने पैसे मंगाते रहते हैं। पता नहीं भारत में लोगों को क्यों लगता है कि यहाँ पर लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पेड़ हिलाओ और रुपए बरसने लगेंगे। वो बहुत परेशान रहती है। जिस घर को सुखी करने के लिए वो यहाँ दुख झेल रही है, वे उसके अपने भी उसे दुखी बनाने में कसर नहीं छोड़ रहे। अप्रैल 25, 2004। 4 साल बाद भारत होकर आए। कितनी तैयारी की थी। सबके लिए ढेरों सामान लिया। टिकट और सब खर्चा करते करते बचत भी आधी ही रह गई। और उस पर भी ऐसा नहीं लगा कि सब बहुत खुश थे हमारी गिफ्ट से। एक और मजे की बात, ये दोनों बच्चे तो हिंदी में बोल रहे थे, पर रिश्तेदारों और पास पड़ोस के बच्चे ज्यादातर अंग्रेजी ही बोलते सुनाई दिए। नीलेश और मैं 4-5 दिन को बीमार भी पड़ गए। बीमार होने पर भी यही सुनाया गया, भाई फॉरेन रिटर्न है, अब यहाँ का हवा पानी क्यों सही लगेगा। बहुत बुरा लगा। मई 17, 2006। आज मैंने यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का डिप्लोमा ले लिया। 2 साल लग गए, पर अब यहाँ कुछ काम तो कर सकूंगी। 2 साल बहुत मेहनत की। पढ़ाई, घर और बच्चे सब एक साथ बिना किसी मदद के संभालना कहाँ आसान है। बच्चे भी बड़े ही हो गए हैं। दुनिया को देखते हुए ये दोनों बच्चे सरल हैं। भारत के बच्चे तो इन्हें बेच खाएं। मैं खुश हूं कि आजकल दोनों कार्यक्रमों में स्टेज पर पियानो और तबला बजाने लगे हैं। जुलाई 21, 2006। नौकरी मिल गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। कोर्स करने की मेहनत सफल हुई। बहुत से लोग यहाँ नौकरी के साथ साथ ऐसे कोर्स करके या तो अपने को अपडेट करते हैं या करियर बदल लेते हैं। बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। पता नहीं अपने देश में अमेरिका को भोग विलास की छवि बनाकर ही क्यों पेश करते हैं। यही मेहनत करने का रवैया भारतीयों का हो जाता तो हमारा देश बहुत सुखी हो जाता। ये लोग जी तोड़ मेहनत करना जानते हैं तो मस्ती भी बुढ़ापे तक करते हैं। यह नहीं कि 50 के ऊपर हुए नहीं कि अब क्या करना हमको का भाव लेकर बैठ गए। मुझे अच्छा लगता है इनका खुलकर यूं जीना। काश हम अपने अच्छे मूल्यों के साथ इनके अच्छे मूल्यों को अपना सकते। दिसंबर 5, 2006। हम लोग एक चैरिटी संस्था से जुड़ गए हैं जो भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव और देहातों में अध्यापक भेजती है। एकल यहाँ हर बच्चे को हाई स्कूल के पास करने का सर्टिफिकेट ही तब मिलता है जब वो कम से कम 40 घंटे का वॉलंटियर काम कर लेता है। शुरू से ही इस तरह के काम करने की आदत डाल दी जाती है और बच्चे पढ़ाई के साथ नौकरी भी 16 साल की उम्र से करने लगते हैं। जिम्मेदारी सिखाने की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू कर दी जाती है। जो जिम्मेदारी सीखता है वह निर्णय भी खुद लेना चाहता है। बस वहीं हम भारतीय डर जाते हैं कि बच्चे हाथ से बाहर जा रहे हैं। मैं भी तो कभी कभी डर ही जाती हूँ। सितंबर 12, 2007। भारत से बहुत बुरी खबर मिली। मेरी सहेली के परिवार में एक लड़की को दिन दहाड़े सड़क से उठाने की कोशिश की गई। उसका भाई उसके साथ था। उसने जब गुंडों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे चाकू मारा। लड़की ने भी बहुत संघर्ष किया और किसी तरह से अपने को उठवाए जाने से बचा लिया।
दोनों भाई बहन बहुत घायल हो गए। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, पर कार्यवाही की उम्मीद कम है, क्योंकि पता चला है कि किसी एमएलए का हाथ है अपराधियों के सिर पर। सुनकर मन दहल गया। विद्रोह करता है। मुसीबत की जड़ हमारी यही कानून व्यवस्था है। आम आदमी को न्याय नहीं। इस देश में भी भ्रष्टाचार है, पर ऐसे निचले स्तर पर नहीं। बड़े बड़े आदमी अपने धन को लेकर घोटाले करते हैं, पर आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन पर उसका असर नहीं पड़ता। पुलिस घूस नहीं खाती, तू तड़ाक नहीं करती, और इस तरह की लड़की उठाने जैसी घटनाएं एक तो होती नहीं, और अगर होती हैं तो पुलिस पूरी कोशिश करती है अपराधी को ढूंढने की। इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? खाना, छत और सुरक्षा। पर सच में सोचो तो सुरक्षा कहाँ है? यहाँ भी ऐसे किस्से होते ही होंगे जहाँ लोग सुरक्षित अनुभव नहीं करते होंगे, जैसे अफ्रीकी लोग। वे प्रायः पुलिस व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं, पर उनके अनेक गिरोह आपस में मारकाट भी करते हैं। रात बेरात क्लबों या सड़क पर भी ऐसे खून कर दिए जाने की खबरें छपती हैं, पर ये वारदातें अभी तक तो मुख्यतः विभिन्न गिरोहों तक ही सीमित है। मन आज बहुत बेचैन है। ये दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, पर संगत का डर तो लगा ही रहता है कि कहीं गलत संगत में ना पड़ जाएं। ऐसे डर शायद माँओं के मन से कभी जाते नहीं। जुलाई 15, 2008। आज मिसेस खन्ना के बेटे की शादी थी। लड़की अमेरिकन ही है। लहंगे में खूब प्यारी लग रही थी, और शादी के बाद जब आकर उसने पंडित जी और बड़ों के पांव छुए तो मन निहाल ही हो गया। मिसेस खन्ना बहुत खुश हैं। पिछले 4 साल से नैन्सी को देख जान रही हैं। कह रही थीं कि उनकी बड़ी बहन तो भारत में अपनी बहू के गुरूर संभालते संभालते ही परेशान हो गई हैं, पर नैन्सी बहुत सरल और सीधी है। भगवान करे यह शादी चले। आजकल यहाँ वहाँ सब जगह तलाक की सुन सुनकर जी परेशान होता है। वैसे सच में इंसान का अच्छा बुरा होना उसकी नागरिकता नहीं, उसका व्यवहार तय करता है। अक्टूबर 8, 2009। इतना बुलाने के बाद पहली बार इनके माता पिता यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 3 महीने को ही आए हैं, पर चलो आए तो सही। मेरे साथ काम करने वाली डोना पूछ रही थी, 1-2 हफ्ते तो ठीक, पर 3 महीने? मैं उन्हें कहा कौन से होटल में रखूंगी, नहीं तो इतने दिन हमारी प्राइवेसी कैसे रहेगी। खूब हंसी आई। हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ ऐसी प्राइवेसी की जरूरत ही नहीं होती। हमें तो उनका साथ चाहिए। बच्चे दादा दादी के साथ मगन हैं, और हम लोग दिवाली के लिए घर सजाने और पकवान बनाने में। दिसंबर 30, 2011। पिछले साल हर दूसरे महीने कभी मेरा तो कभी इनका चक्कर भारत लगा। इनकी मम्मी जी जनवरी में बेहद बीमार हो गई थी। हम दोनों ही कई बार गए, पर वो जनवरी में चली गईं। हम सब गए। पापा जी को अपने साथ लाने की कोशिश की, पर वो तैयार नहीं हुए। मन बहुत परेशान रहता है। ऐसे समय पर ही दूर रहना बहुत खलता है। क्या करूं? यहाँ बच्चे, नौकरी, फिर ये भी वहाँ बहुत दिनों तक नहीं रह सकते। 100 नंबर लगाकर अब हम दोनों जा रहे हैं, बारी बारी से। और वहाँ लोग पूछ रहे हैं कि हम सब छोड़कर क्यों नहीं आ जाते। अकेले हो तो ऐसा कर भी लो, पर बच्चों की पढ़ाई बीच मंझधार में है, कैसे करें? मैं अपनी स्थिति किसी को नहीं समझा सकती। नवंबर 28, 2012। नवंबर 2 को मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ। मम्मी पापा अकेले ही थे तब। मम्मी ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गईं। मैं यहाँ से पहुँच गई 2 दिन बाद, पर पापा 12 तारीख को चले गए। भैया अपने कामों में चेन्नई ही में फंसे रहे, बाद में आए। तसल्ली थी कि पापा ने मुझे पहचान लिया था। बच्चे बहुत दुखी हैं अपनी दादी और नाना जी के जाने से। जनवरी 6,
2013। दिमाग बहुत परेशान है। अभी पता लगा कि सुहास डिप्रेशन में चला गया है। कैसे हो गया यह? दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा है। वो घर की घटनाओं और पढ़ाई के बोझ से परेशान तो था, पर इतना यह नहीं सोचा था। हम लोग इमरजेंसी ले गए उसको 3 दिन पहले। क्राइसिस नर्स से मिले। अब इलाज चलेगा। सुना है बच्चे परेशानी में नासमझी कर जाते हैं और ड्रग्स लेने लगते हैं। भगवान का शुक्र है कि इसने ऐसा नहीं किया। 1.5 साल बचा है यूनिवर्सिटी का, कैसे होगा? ये समझा रहे हैं कि पढ़ाई की चिंता मत करो, एक आध सेमेस्टर छूट भी गया तो क्या। बात तो सही है, इतने लंबे जीवन में 2-1 साल किसी डिग्री को लेने के लिए अधिक लग गए तो भी क्या। हम लोग शायद अच्छा करना का दबाव बच्चों पर बनाए रखना चाहते हैं, यह सोचते हुए कि अगर दबाव नहीं डाला तो बच्चे मनमानी करते हुए कहीं बिगड़ ना जाएं। हमने भी तो यही सोचा और कहा। एक तो पहले ही यहाँ के बच्चे 6 साल से पहली में जाते हैं, फिर 4 साल बीए में लगाते हैं। भारत में तब तक बच्चे एमए भी कर लेते हैं। हर समय वहाँ से यही सुनती रहती हूँ कि मेरे बेटे ने यह पास कर लिया, इसके एग्ज़ाम दे रहा है, इतने का पैकेज मिला है। और फिर घूम फिर कर यह कि तुम्हारे बेटे का तो बीए हो गया होगा, पर इसको डिप्रेशन हुआ क्यों? अभी भी पूरी तरह से कुछ समझ नहीं आया। हम माता पिता के दायित्व में कहीं चूक गए क्या? पिछले कुछ समय से सबकी बीमारी का सुनकर इसका मन परेशान था। ऊपर से हमारी भाग दौड़ भी हमें समय नहीं दे रही थी कि हम बात कर सकें ज़्यादा। इसके खुद के कोर्स और परीक्षाएं भी इतनी चलती हैं कि बात होना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर कह रही है कि अभी कुछ समय ना कुछ कहें और ना पूछें। रात रात भर नींद नहीं आती चिंता में। सुबह से फिर नॉर्मल होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। दिसंबर 12, 2015। सुहास बहुत ठीक है अब। बहुत काउंसलिंग की और डॉक्टरों ने हमें भी सिखाया कि कैसे इस स्थिति का सामना करें। उसकी बीए समाप्त हो गई। इस बार क्रिसमस की छुट्टी में हम चारों यहीं कुछ समय साथ बिताएंगे। अब तक सब छुट्टियां भारत जाने के लिए ही बचाते थे। इनके पापा जी ठीक हैं, बहनें बीच बीच में आती हैं और एक पूरे दिन की नर्स भी है। मेरी मम्मी भैया के साथ चेन्नई चली गई हैं। सब अपनी अपनी जगह जिंदगी के चक्र में भाग रहे हैं, कभी अकेले तो कभी साथ में। पैसे की, नौकरी की भागदौड़, तनाव सब जगह है, पर यही समझ में आता है कि घर में जो वातावरण बनाया जाता है उससे ही बच्चे बनते हैं। यही बच्चे हमारे भविष्य की दुनिया बनाएंगे। अच्छे और बुरे, अपने और पराये लोग हर जगह हैं। बहुत से लोग वहाँ संयुक्त परिवार में होकर भी एक साथ नहीं हैं, और यहाँ अमरीकी लोग अलग अलग रहते हुए भी त्योहारों में या ज़रूरत पर अपने माँ बाप के लिए भाग भाग कर जाते हैं। बाकी तो जो दुनिया है और हर देश की स्थिति है वो तो है ही। कहीं भी रहो, बदलाव सब जगह होता ही है। समय के इन भागते पलों में से कुछ पल साथ मिलकर हंस बोल लें, वही अपने हैं बस। इससे पहले कि हमारे बच्चे भी बहुत अधिक व्यस्त हो जाएं, हमें एक दूसरे को समझने और साथ होने के एहसास को हर मौके पर और अधिक गहरा करना है। डायरी के अंत में नोट सुनिएगा। अब यह कॉपी भरने लगी है। जैसे मेरा जीवन सुख दुख से भरा हुआ है, ठीक वैसे ही। अगली कॉपी खरीदने जाने की जब फुर्सत मिलेगी तब अगला लिखा जाएगा। पिछले 15 साल की मेरी जिंदगी के कुछ पलों को जैसे इस डायरी ने संभाला, अगले वाले पल नई डायरी संभालेगी। क्या नई डायरी में कुछ नया लिखने को होगा? क्या मैं कुछ नया, कुछ अलग जी पाऊंगी? नीला। जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से भरी आपने नीला की डायरी पढ़ी। उम्मीद करते हैं कि नीला की नई डायरी हमें जल्दी ही पढ़ने को मिलेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।